हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग BA 6 सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और इस क्लास में मैं आप लोगों को पेपर 2 का अध्ययन कराऊंगा। पेपर 2 में हम लोगों ने अभी तक 5 यूनिट का अध्ययन कर लिया है, तो आज हम लोगों को उसके आगे की यानी 6वीं यूनिट का अध्ययन करना है। आपकी जो 6वीं यूनिट है वो सांस्कृतिक प्रवृत्तियों और शिक्षा से रिलेटेड है, यानी आपके इस यूनिट का टाइटल है कल्चरल ट्रेंड एंड एजुकेशन, जिसमें हम लोग को 4 चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को सोशल मीडिया के बारे में पढ़ना है कि सोशल मीडिया क्या है, इससे शिक्षा को क्या फायदा हो रहा है, शिक्षा में क्या नुकसान हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का शिक्षा पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है शांति शिक्षा क्या है, और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में पढ़ना है जनसांख्यिकी परिवर्तन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी डेमोग्राफिक चेंज करते हैं। तो इन सभी बातों को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो बातें हैं, ये सांस्कृतिक प्रवृत्तियां हैं, ये शिक्षा को प्रभावित कर रही हैं। चलिए आइए देखा जाए। हाँ देखिए, हम लोग को आज यूनिट 6 पढ़ना है और यूनिट 6 का नाम क्या है, कल्चरल ट्रेंड्स एंड एजुकेशन, यानी सांस्कृतिक प्रवृत्तियां और शिक्षा का संबंध। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सांस्कृतिक प्रवृत्तियां होती क्या है। तो देखिए, सांस्कृतिक प्रवृत्ति यानी कल्चरल ट्रेंड्स किसी भी समाज की समय के साथ विकसित होने वाली मान्यताओं, परंपराओं, कला, साहित्य और व्यवहारों को दर्शाती हैं। यानी समय के साथ साथ मनुष्य के जीवन में होने वाले मान्यताओं में बदलाव, परंपराओं में बदलाव, कला में, साहित्य में और व्यवहारों में जो चेंज होता है, जो बदलाव होता है, उन्हीं को ये दर्शाती है। शिक्षा इन प्रवृत्तियों के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी शिक्षा के द्वारा इनका संरक्षण किया जाता है, संवर्धन किया जाता है और इसका प्रसार किया जाता है। तो भारतीय संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सांस्कृतिक प्रवृत्तियां क्या करती हैं और इसमें शिक्षा किस प्रकार से योगदान देती है। तो सबसे पहले देखिए, इनके द्वारा भाषा और साहित्य के विकास में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। देखिए, मध्यकालीन भारतीय साहित्य में क्षेत्रीय भाषाओं का उत्थान हुआ, जिसमें भक्ति काव्य और सूफी साहित्य प्रमुख थे। इसमें देखिए, कबीर दास, मीराबाई और अमीर खुसरो जैसे कवियों ने स्थानीय भाषाओं में रचनाएं की, जिससे साहित्य का लोकतांत्रिकरण हुआ। शिक्षा ने इन भाषाओं और साहित्य को संरक्षित और प्रचारित करने में सहायता की। के बाद फिर देखिए, दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का योगदान। इस नीति के तहत सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के विकास में देखिए दूसरा योगदान है नई शिक्षा नीति 2020 का। तो इस नीति के तहत भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें देखिए, स्थानीय कलाकारों और हस्तशिल्पियों को शिक्षा में शामिल करने, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने और संस्कृत सहित अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए हैं। इसके बाद फिर देखिए, पश्चिमी शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। 19वीं शताब्दी में देखिए, पश्चिमी शिक्षा के आगमन से भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। बंगाल में पुनर्जागरण के दौरान राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अन्य महत्वपूर्ण समाज सुधारकों ने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया, जिससे महिलाओं के अधिकारों, जातिगत भेदभाव के उन्मूलन और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। अब देखिए, इन दोनों के बीच में, शिक्षा और संस्कृति के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, इंटर रिलेशन है, शिक्षा और संस्कृति का अंतर संबंध। तो देखिए, शिक्षा किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति का अनिवार्य अंग है। यह न केवल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय परंपरा, मूल्यों और राष्ट्रीयता को विशेष महत्व दिया गया है, जिससे युवाओं में नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान की पुनर्स्थापना हो सके।
यानी अपने देश की जो संस्कृति है उसको मूल्यों के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से, राष्ट्रीयता के माध्यम से नई शिक्षा नीति में स्थान दिया गया है, जिससे हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित कर सकें और उसका प्रसार कर सकें। अब देखिए सबसे पहला जो टर्म है सोशल मीडिया, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 4 टर्म के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जनसांख्यिकी परिवर्तन, सोशल मीडिया, वैश्वीकरण और शांति। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देख लेते हैं, सोशल मीडिया के बारे में। तो देखिए सोशल मीडिया जो है आजकल के युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक युग में संचार का एक प्रमुख माध्यम बन गया है, जिसका प्रभाव शिक्षा क्षेत्र पर व्यापक रूप से देखा जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म छात्रों और शिक्षकों के लिए अनेक अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करता है। यानी इसका इस्तेमाल अब बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें छात्र और शिक्षक भी शामिल हैं। वो लोग भी इसका उपयोग करके विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करते हैं और इससे उनका जो ज्ञान है वो विकसित होता है। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं जो अगर सही तरीके से नहीं दूर की जाए तो इससे बहुत नुकसान भी होता है। तो देखिए शिक्षा में सोशल मीडिया से क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ता है। तो पहला देखिए क्या है कि यह ज्ञान का व्यापक स्रोत है। विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया वेबसाइट या प्लेटफॉर्म है, जैसे देखिए यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप, जिनका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इन पर शैक्षिक वीडियो, ई पुस्तकें और शोध पत्र उपलब्ध हैं, जो छात्रों को विभिन्न विषयों पर गहन जानकारी प्राप्त करने में सहायता करते हैं। यदि कोई स्टूडेंट इनका उपयोग पठन पाठन के कार्य के लिए कर रहा है, कोई टीचर्स अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए कर रहा है या बच्चों को अच्छा ज्ञान प्रदान करने के लिए कर रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सहायक है। लेकिन अगर इनका उपयोग दूसरे कार्यों के लिए किया जा रहा है तो एक प्रकार से नुकसानदायक होता है। इसके बाद देखिए इससे संचार और सहयोग में वृद्धि होती है। सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षक और छात्र आपस में त्वरित संवाद कर सकते हैं, समूह चर्चाएं कर सकते हैं और परियोजनाओं पर सहयोग कर सकते हैं, जिससे टीम वर्क और संवाद कौशल में सुधार होता है। इसके अलावा देखिए ये रचनात्मकता और नवाचार को भी बढ़ावा देते हैं। इसके उपयोग से छात्र ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वीडियो का निर्माण कर सकते हैं और डिजिटल कला के माध्यम से अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे उनके नवाचार कौशल विकसित होते हैं। अब देखिए इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। इतने फायदे हैं, इतने सकारात्मक प्रभाव है, तो सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव भी हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या है, इससे ध्यान का भटकाव होता है और समय प्रबंधन की इसमें समस्या होती है। जब कोई अच्छी चीज भी आप देखने के लिए इन प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं तो इन पे और भी तरह तरह की चीजें मौजूद होती हैं, जिससे हमारा ध्यान भटकता है। देखिए सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग छात्रों के अध्ययन समय को कम कर सकता है और उनकी एकाग्रता में बाधा डाल सकता है। कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पर गलत और भ्रामक जानकारी का प्रसार इनके माध्यम से किया जाता है। देखिए सोशल मीडिया पर उपलब्ध सभी जानकारी विश्वसनीय नहीं होती है। लोग फेमस होने के लिए, प्रचलित होने के लिए, या फिर सोचते हैं कि मेरी वीडियो को ज़्यादा लोग देखें, इसके वजह से वो लोग भ्रामक और गलत जानकारियां भी इस पर उपलब्ध कराते हैं। देखिए गलत सूचनाएं छात्रों की समझ और ज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा देखिए इससे मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या होता है कि इसमें ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग और दूसरों की उपलब्धियों की तुलना से छात्रों में तनाव और हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए भारतीय संदर्भ में इनके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, इंडियन कंटेक्स्ट में इनका एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है कि इसके द्वारा ऑनलाइन शिक्षण का प्रसार हुआ है। कब हुआ है, जब अपने देश में कोविड-19 की महामारी का दौर था, उस समय इसके द्वारा शिक्षा में बहुत ज्यादा योगदान मिला है। भारतीय शिक्षण संस्थानों ने देखिए विभिन्न प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, यूट्यूब चैनलों का उपयोग किया था और अपने जो स्टूडेंट थे उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की थी, जिससे छात्रों की शिक्षा निरंतर बनी रही। उनकी शिक्षा में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बस अंतर यही आया कि वो लोग जो चीजें क्लास में जाकर पढ़ते थे, अब वो उनको घर पे बैठकर पढ़ने को मिल रही थी। इसके अलावा फिर देखिए इससे शैक्षिक समूहों की स्थापना होती है। विभिन्न प्रकार के देखिए चैनल होते हैं, एजुकेशनल वेबसाइट होती हैं, जो फेसबुक और टेलीग्राम पर विभिन्न प्रकार के शैक्षिक समूहों में प्रतियोगी छात्राओं की तैयारी के लिए
आवश्यक अध्ययन सामग्री साझा करते हैं और आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं। आप लोग देखते ही होंगे कि बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत से ऐसे एजुकेशनल वेबसाइट हैं जो टेलीग्राम या फेसबुक पर भी अपने कंटेंट को शेयर करते हैं, जिससे स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी हो, या कोई डॉक्यूमेंट है तो उसका पीडीएफ फॉर्म जो है टेलीग्राम पर वो रखते हैं, जिससे स्टूडेंट उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा सके। आप देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया शिक्षा में एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर इसका सही और संतुलित उपयोग छात्रों के लिए लाभदायक हो सकता है, जबकि अत्यधिक या अनुचित उपयोग से हानि हो सकती है। इसीलिए छात्रों को समय प्रबंधन, विश्वसनीय स्रोतों की पहचान और डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। यानी यह फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है। इसका उपयोग अगर संतुलित तरीके से किया गया तो इससे छात्रों के लिए बहुत फायदा होगा, और नहीं तो उनका समय बर्बाद होगा और उनके अंदर तनाव रहेगा। अब दूसरा टर्म देखिए क्या है, जनसांख्यिकी परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंजेस। ये देखिए क्या होता है कि जनसांख्यिकी परिवर्तन से तात्पर्य किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या की संरचना में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों से है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और आयु संरचना यानी आयु का स्ट्रक्चर। यानी यह किसी भी देश की जनसंख्या की ऐसी बातों को दर्शाता है या ऐसी परिवर्तनों को दर्शाता है जिनमें जन्म दर में परिवर्तन, मृत्यु दर में परिवर्तन, जीवन प्रत्याशा में हेर फेर, आगे पीछे होना, या उनके आयु के स्ट्रक्चर में बदलाव होना। ये सब चीजें किसमें आते हैं, जनसांख्यिकी परिवर्तन में। इन परिवर्तनों का देखिए शिक्षा प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शिक्षा नीतियों और संरचनाओं को जनसंख्या की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना आवश्यक होता है। तो इनका प्रभाव देखिए शिक्षा प्रणाली पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा की जो नीतियां बनाई जाती हैं वो नीतियां जनसंख्या की वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, तो जिससे इनके द्वारा उसको प्रभावित होना पड़ता है। अब देखिए भारतीय संदर्भ में जनसांख्यिकी परिवर्तन और शिक्षा क्या है। तो सबसे पहले देखिए जनसंख्या वृद्धि और युवा आबादी, यानी भारत में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और जो आबादी है भारत की वो ज्यादातर युवा आबादी है। देखिए भारत में युवा आबादी का प्रतिशत उच्च है, जिससे जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में कहा जाता है कि भारत जो है जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक लाभांश का जो है स्थिति में है, और इससे भारत को भविष्य में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इस युवा जनसंख्या को यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाए तो वे उत्पादक कार्यबल का हिस्सा बन सकते हैं और भारत को बहुत जल्दी विकसित बनाने में योगदान दे सकते हैं। दूसरी चीज देखिए क्या है कि प्रजनन दर में गिरावट और शिक्षा पर प्रभाव। यानी भारत में इस समय प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, इसमें क्या हो रही है कि गिरावट हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि स्कूलों में नामांकन संख्या में परिवर्तन होता है। इससे शिक्षा प्रणाली को अपनी योजनाओं और संसाधनों का पुनर्गठन करना पड़ता है, यानी उनको अपनी योजनाओं का बदलाव करना पड़ता है, उसमें चेंज करना पड़ता है और संसाधनों में भी बदलाव करता है। उदाहरण के लिए देखिए कुछ क्षेत्रों में कम छात्रों के कारण स्कूलों का विलय किया जा रहा है। देखिए बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्कूलों में बच्चे पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पा रहे हैं, तो उससे क्या किया जा रहा है कि कई स्कूलों के एक दूसरे में विलय कर दिया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, सरकार के संसाधन खराब होते हैं, सरकार की योजनाओं में चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाते हैं, तो इससे समस्या आती है। फिर देखिए महिला शिक्षा और कार्यबल में भागीदारी। डेमोग्राफिक चेंज से देखिए क्या हो रहा है कि महिलाओं की शिक्षा में और उस कार्यबल में भागीदारी में प्रभाव पड़ रहा है। देखिए महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि से उनकी कार्यबल में भागीदारी बढ़ती है, जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके लिए देखिए शिक्षा प्रणाली में लैंगिक समानता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद फिर देखिए शहरीकरण और शिक्षा, अर्बनाइजेशन एंड एजुकेशन। तो देखिए आजकल विभिन्न प्रकार के शहरों के वृद्धि के होने की वजह से, नगरों में वृद्धि होने की वजह से जनसंख्या वृद्धि होती है, जिससे शिक्षा संस्थानों पर दबाव बढ़ता है, बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत
ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या की कमी से स्कूलों में छात्रों की संख्या घट सकती है, जिससे संसाधनों का पुनर्वितरण आवश्यक हो जाता है। देखिए, एक तरफ क्या है कि शहरों में जनसंख्या वृद्धि होने से शिक्षण संस्थानों की कमी पड़ती है, वहां पर शिक्षण संस्थानों पर बोझ बढ़ता है, भार बढ़ता है, और जस्ट उसका अपोजिट ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में स्टूडेंट ही नहीं मिलते हैं। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर्याप्त मात्रा में छात्र छात्राएं नहीं होते हैं, तो केवल खोल दिए गए हैं, तो एक तरह से वहां संसाधनों का नुकसान हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं जो है होती है। अब देखिए, इसकी वजह से शिक्षा प्रणाली में क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए, आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए। तो इससे सबसे पहला सुधार क्या किया जाना चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा हाई स्कूल तक की शिक्षा पूरी करे और वह कौशल, प्रशिक्षण एवं आजीविका कार्यक्रमों में भाग ले सके। यानी किसी भी बच्चे को हाई स्कूल तक बेहतर एजुकेशन उसको प्रोवाइड किया जाए, जिसके उसके अंदर कौशल डेवलप हो, उसको किसी न किसी चीज की ट्रेनिंग प्रदान की जाए और उसको किसी भी प्रकार की आजीविका कार्यक्रम में भाग लेने के योग्य बनाया जाए। तब जाके वो शिक्षा में सही तरीके से लाभ उठा सकता है। कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा। अपने देश में जो युवा आबादी है, बहुत ज्यादा अपने देश में युवाओं की संख्या है, तो इस युवा आबादी को रोजगार उन्मुख कौशल प्रदान करना चाहिए, जिससे उनके अंदर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिए, ताकि वे बदलते आर्थिक परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा कर सकें और अच्छे रोजगार प्राप्त सकें, अच्छे पद पर पहुंच सकें और फिर देश की तरक्की उन्नति में योगदान दे सकें। इसके बाद फिर देखिए, महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। महिलाओं की शिक्षाओं को प्रोत्साहित करने से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, जिससे समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद फिर देखिए, तकनीकी और डिजिटल शिक्षा का उपयोग करना चाहिए। डिजिटल साक्षरता और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि युवा पीढ़ी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सके और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। यानी इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन करने के योग्य हम तभी बनेंगे जब हम डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे, आधुनिक बनाएंगे। तब हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो यूनिवर्सल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन करने के योग्य बनेगी। अब देखिए, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि जनसांख्यिकी परिवर्तन और शिक्षा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। भारत में हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार, नीतिगत परिवर्तन करना आवश्यक है, ताकि देश की युवा आबादी को सशक्त बनाया जा सके और वे राष्ट्रीय विकास में सक्रिय योगदान दे सके। यानी अपने देश में जिस प्रकार से जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है, तो उसी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार करना जरूरी है। ऐसे करने से ही अपने देश की जो युवा आबादी है और जो महिलाएं हैं, उनको भी देश के विकास में भागीदार बनाना संभव हो सकेगा। तो इसके लिए सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा और संसाधनों का विकास करना होगा। अब देखिए, तीसरे जो टॉपिक है वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। देखिए, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है कि विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में बढ़ती पारस्परिक निर्भरता और एकीकरण। यानी दुनिया के देशों का आपस में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और तकनीकी क्षेत्रों में एक दूसरे पर निर्भरता और परस्पर सहयोग जो है वो वैश्वीकरण को दर्शाता है। इस प्रक्रिया का शिक्षा प्रणाली पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों में तो खास ही पड़ता है। देखिए, भारतीय शिक्षा पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, इससे क्या होता है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और प्रतिस्पर्धा विकसित होती है। वैश्वीकरण ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है, जिससे संस्थानों को अपनी गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा मिली है। उदाहरण के लिए देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जैसे संस्थान जो है विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त
कर चुके हैं। यानी अपने देश में जो ये संस्थान है, यहाँ से जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे अच्छे पदों पर रखा जाता है और उनकी डिमांड भी होती है। तो ये ऐसा क्यों हो पाया है? इन्हीं ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के वजह से। इसके बाद फिर देखिए, इससे तकनीकी शिक्षा का विकास होता है। अपने देश में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में प्रगति के कारण ई लर्निंग, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल कक्षाओं का प्रसार हुआ है, जिससे छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा सामग्री तक पहुंच मिली है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि जो अपने देश में स्वयं और मुक्स की व्यवस्था शुरू की गई है, तो उस पे देखिए क्या है कि कुछ भारतीय प्लेटफॉर्म भी है, भारतीय एजुकेशनल चैनल है और कुछ विदेशी चैनल भी है, और खास करके जो चैनल वो यूएसए के हैं। तो जो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कोर्सेरा, यूडेमी, ये सब क्या है? विदेशी चैनल। तो इस पर क्या है, जो स्टडी मटेरियल उपलब्ध होता है, पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध होती है, वो वर्ल्ड लेवल की होती है। तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट भी उस पठन पाठन सामग्री का उपयोग कर लेते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके बाद देखिए, इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। विदेशी विश्वविद्यालयों और भारतीय संस्थानों के बीच सहयोग से छात्रों और शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करने, शोध के अवसर करने और सांस्कृतिक विविधता की समझ भी बढ़ती। यानी विश्व के विश्वविद्यालयों से भारतीय विश्वविद्यालयों का आपस में संपर्क होता है, तो उस संपर्क की वजह से अपने देश के जो स्टूडेंट होते हैं उस विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली से जुड़ते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार कुछ और दूसरे देश के जो स्टूडेंट हैं अपने देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करने का अवसर मिलता है और शोध का अवसर मिलता है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विविधता बढ़ती है। अब देखिए, भारतीय शिक्षा पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या हो रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव क्या हो रहा है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जा रहा है। यानी दुनिया के जो देश हैं, ज्यादातर जो विकसित देश है, वो क्या है? पूंजीवादी देश है। यानी वहां जो कुछ भी किया जाता है सब पैसे के लिए। यानी क्या कोई भी काम वहां के लोग करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि इससे पैसा कैसे कमाया जाए। तो आजकल भी देखिए अपने देश में जो बड़े बड़े स्कूल खोले जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, तो वहां क्या है? वहां उनका उद्देश्य बस यही है कि किसी तरीके से पैसा कमाया जाए। तो वो शिक्षा को क्या कर दे रहे हैं? व्यवसाय बना दे रहे हैं। देखिए, वैश्वीकरण के प्रभाव से शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा। यानी शिक्षा को लोग कमाने का जरिया बना दिए हैं। अब शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं रह गई है। इसके अलावा फिर देखिए, सांस्कृतिक प्रभाव पड़ रहा है। सांस्कृतिक प्रभाव पर पश्चिमी शिक्षा मॉडल और मूल्यों के बढ़ते प्रभाव से भारतीय सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। लोग विदेशियों की नकल कर रहे हैं, उनकी पोशाकों को पहन रहे हैं, यूनिफॉर्म वगैरह विदेशी विश्वविद्यालयों की तरह हो रहा है। तो जिससे हमारे देश की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको नुकसान हो रहा है, हमारे मूल्यों को नुकसान हो रहा है। सामाजिक असमानता बढ़ रही है। महंगी उच्च शिक्षा और विदेशी विश्वविद्यालयों की फीस के कारण निम्न और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की पहुंच कठिन हो सकती है, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ सकती है। अब देखिए, इनकी वजह से जो अपने देश में शिक्षा हो रही है वो क्या हो रही है? महंगी हो जा रही है। वर्ल्ड लेवल के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जब अपने देश में खोले जाएंगे तो उसमें केवल अमीर लोग पढ़ पाएंगे, अमीरों के बच्चे पढ़ पाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि अपने देश में सामाजिक असमानता में बढ़ोतरी होगी। अब देखिए, इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया, कंक्लूजन, कि वैश्वीकरण ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी प्रस्तुत की हैं। आवश्यक है कि नीति निर्माता इन प्रभावों को संतुलित करते हुए ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करें जो वैश्विक मानकों के साथ साथ स्थानीय आवश्यकताओं और सांस्कृतिक मूल्यों का भी सम्मान करे। यानी कहा जा रहा है कि इनका उपयोग किया जाए लेकिन संतुलित किया जाए। हर चीज जो है विदेशियों की नकल करके ना की जाए, बल्कि अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को, अपने मूल्यों को भी इसमें शामिल करके तब आगे बढ़ा जाए। तो जिससे क्या होगा कि हमारी जो ये सांस्कृतिक मान्यताएं, परंपराएं और मूल्य हैं ये भी बने रहेंगे, इनका हमारे देश में किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं होगा। अब देखिए, लास्ट जो है टॉपिक है इस यूनिट का वो है शांति, पीस। इसका देखिए शिक्षा में क्या योगदान है। तो देखिए, शांति और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। शिक्षा के माध्यम से शांति के मूल्यों
जैसे अहिंसा, सहिष्णुता, न्याय, समानता को समाज में स्थापित किया जा सकता है। यानी जो शांति है उसको शिक्षा के माध्यम से स्थापित करने में, शांति के मूल्यों को स्थापित करने में बहुत सहायता मिलती है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में देखिए आपको अहिंसा से संबंधित बातें, सहिष्णुता से संबंधित बातें, न्याय से संबंधित बातें, समानता से संबंधित बातें, सामाजिक जो क्रियाकलाप हैं उनके माध्यम से बच्चों को सिखाने बताने की पूरा तरह से चेष्टा की जाती है। शांति शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में ऐसे गुणों का विकास करना है जो उन्हें संघर्षों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करने में सक्षम बनाते हैं। यानी इसको शिक्षा में शामिल करने का उद्देश्य यही है कि जो छात्र छात्राएं हों वो किसी भी काम को करते समय यदि संघर्ष कर रहे हैं, उनको कोई चुनौती आ रही है, तो उस संघर्ष चुनौती से घबराए नहीं, बल्कि शांति बनाकर, धैर्य बनाकर उससे लड़ने का प्रयास करें, उससे पार पाने का प्रयास करें और फिर उसमें सफलता प्राप्त करें। शांति शिक्षा के देखिए प्रमुख घटक क्या होते हैं। तो शांति शिक्षा का सबसे पहला घटक क्या होता है? नॉलेज यानी ज्ञान। इससे देखिए छात्रों को हिंसा, संघर्ष और शांति के बारे में जानकारी प्रदान करना, इससे वे इन विषयों की गहरी समझ विकसित करें। यानी ज्ञान के माध्यम से छात्रों को हिंसा, संघर्ष और शांति के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, इनसे होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता है। तो उससे क्या होता है कि छात्रों के मन में, उनके मस्तिष्क में इसके प्रति गहरी समझ विकसित हो जाती है, जिससे वो इन सब चीजों में नहीं पड़ते हैं। कौशल या स्किल, देखिए संघर्ष का समाधान, संवाद और सहानुभूति जैसे कौशलों का विकास इसके द्वारा किया जाता है, ताकि छात्र अपने दैनिक जीवन में शांति स्थापित कर सके। यानी उनके अंदर विभिन्न प्रकार के कौशलों के द्वारा शांति शिक्षा प्रदान की जाती है और उनके अंदर शांति स्थापित करने में सहायता मिलती है। और ये होता कैसे है? विभिन्न प्रकार के संघर्षों का समाधान, संवाद और सहानुभूति के माध्यम से। तीसरा कंपोनेंट इसका है वैल्यू, मूल्य। तो मूल्यों में देखिए अहिंसा, सहिष्णुता और सम्मान जैसे मूल्यों को इसके द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सके। अब देखिए भारतीय संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शांति शिक्षा के कुछ प्रमुख उदाहरण क्या है। तो सबसे पहला उदाहरण देखिए क्या है? महात्मा गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत। महात्मा गांधी जी ने देखिए अपने जीवन में अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, जो शांति शिक्षा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन्होंने शिक्षा के माध्यम से अहिंसा के मूल्यों को समाज में स्थापित करने पर जोर दिया। इसके अलावा फिर देखिए शिक्षा नीतियां जो देश में बनाई गई उसमें भी शांति शिक्षा का समावेश किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में शांति शिक्षा को शिक्षा के मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया, जिसमें सामुदायिक सहयोग, सहिष्णुता और विभिन्नताओं के प्रति सम्मान की आवश्यकता को समझाया गया है। इसके अलावा देखिए विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में शांति क्लबों की स्थापना की गई। भारत के कई विद्यालयों में शांति क्लब स्थापित किए गए हैं, जहां छात्र शांति, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय के विषयों पर चर्चा करते हैं और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इन मूल्यों को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका क्या लाभ है, शांति शिक्षा के क्या लाभ है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इससे देखिए क्या लाभ होता है? संघर्ष का समाधान होता है। यानी शांति शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है कि छात्रों में संघर्ष नहीं होता, यानी वो किसी भी बात के लिए एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं और इससे अपनी समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की क्षमता विकसित करते हैं। दूसरा लाभ क्या है? इससे सामाजिक सामंजस्य स्थापित होता है, यानी समाज में विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता और सहयोग की भावना बढ़ती है। इससे देखिए मानवाधिकारों का सम्मान होता है, यानी व्यक्तियों में दूसरों के अधिकारों के प्रति जागरूकता और सम्मान की भावना विकसित होती है। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि शांति शिक्षा के माध्यम से समाज में अहिंसा, सहिष्णुता और न्याय जैसे मूल्यों को स्थापित किया जा सकता है। इससे देखिए भारतीय संदर्भ में महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत
और शिक्षा नीतियों में शांति शिक्षा के समावेश जैसे उदाहरण इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं। इसके अलावा देखिए, विद्यालयों में शांति क्लबों की स्थापना से छात्रों में शांति के मूल्यों का विकास होता है, जिससे एक समरस और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना में सहायता मिलती है। तो ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्लास में इन चारों टॉपिक के बारे में बेहतर तरीके से विस्तार पूर्वक उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन किया, और मैंने इसमें आप लोगों को अपने तरीके से समझाने का भी प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में भी आई होंगी। अब देखिए, इसके बाद आपका जो 2 यूनिट बचा हुआ है, वो 2 यूनिट जो है पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है। तो पर्यावरण शिक्षा का जो टॉपिक है, मैं उसको अलग से पर्यावरण शिक्षा के नाम से वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो वो क्या है कि वो देखिए कई लोगों के लिए उपयोगी है, कई लोगों के लिए, जैसे वो बीए में भी उपयोगी है, बीएससी वालों के लिए भी है, बीएड वालों के लिए भी है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग ये ना सोचिएगा कि सर ने हमारे लिए नहीं बनाया बल्कि दूसरे के लिए क्लासेस बना, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो वीडियो बनेगी, जो क्लासेस होंगी, वो सभी लोगों के लिए कॉमन होगी, समान होगी। तो इसके आगे की जो 2 यूनिट है, वो आप लोगों को पर्यावरण शिक्षा के नाम से क्लास के रूप में मिलेगी, और उसको भी आप लोगों को देख लेना है, जिससे आपका ये आगे का 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने आप को मेरी इस वीडियो में, इस क्लास में इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए